देखिए 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पे गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है और उस स्कीम का नाम है सामर्थ। ठीक है, तो इसे किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज। एमएसएमईज क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इन्वेस्टमेंट के आधार पे इंडस्ट्री को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ना। माइक्रो मतलब बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट, उसके बाद उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसका होगा? मीडियम का, और उससे ज्यादा स्मॉल का है। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एक मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री का नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा वुमेन्स डे के मौके पे एक स्कीम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सामर्थ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इस स्कीम का लक्ष्य है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, खासकर विमेन में, यानी महिलाओं में उद्यमिता को प्रमोट करना। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? न्यू स्टार्टअप्स, है ना, न्यू स्टार्टअप्स बाय विमेन। ठीक है, तो विमेन में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना यही लक्ष्य है सामर्थ का, है ना। जैसे कोई महिला है तो वो अगर नया कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहती है, न्यू इनिशिएटिव लेना चाहती है, तो उसके लिए प्रमोट किया गया है और सामर्थ योजना उनको हेल्प करेगा। किस तरह हेल्प करेगा? देखिए, सामर्थ योजना में कई सारे प्रोविजंस हैं जो महिला उद्यमियों को हेल्प करेगा, महिला एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करेगा। कैसे? तो पहला प्रोविजन है 20% सीट्स इन फ्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द मिनिस्ट्री विल बी एलोकेटेड फॉर विमेन। यानी एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा अगर कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा, है ना। स्किल डेवलपमेंट मतलब किसी खास इंडस्ट्री के लिए खास स्किल की जरूरत होती है, तो वो स्किल डेवलपमेंट अगर ड्राइव चलाया जाएगा मिनिस्ट्री के द्वारा, तो उसमें 20% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा। तो इससे क्या होगा? महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगा। क्यों? क्योंकि वो उन्हें रिक्वायर्ड स्किल प्रोवाइड किया जाएगा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और उससे वो अपना स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं, है ना। ऐसे भी इंडिया में एक प्रोग्राम बहुत पहले से चलता आ रहा है, शायद 2015 से, उसका नाम है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया में विमेन, एससी और एसटी इसको प्रमोट किया गया है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ताकि वो अपने स्टार्टअप क्रिएट कर सके, है ना। क्योंकि हमारा क्या लक्ष्य है? आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है कि हमारी जो महिलाएं हो वो भी आत्मनिर्भर बने, है ना, वो भी स्टार्टअप्स में भाग ले, है ना, वो भी नई कंपनी स्टार्ट करे और खुद इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो उनका। ठीक है, तो सामर्थ योजना का पहला प्रोविजन है 20% सीट को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में रिजर्व किया जाएगा विमेन के लिए। दूसरा प्रोविजन क्या है? 20% ऑफ एमएसएमई बिजनेस डेलीगेशन सेंट टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन विल बी डेडिकेटेड टू वुमेन ऑन एमएसएमई। देखिए, एमएसएमई प्रोग्राम में क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हमारे यहाँ भारत में जितने भी मैक्सिमम इंडस्ट्री वो इसी कैटेगरीज में आते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, है ना। जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो इंडस्ट्री है, छोटे छोटे इंडस्ट्री, वो एमएसएमई कैटेगरीज में आते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट काफी कम होता है। तो गवर्नमेंट को अगर आत्मनिर्भर भारत बनना है, यानी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अगर एक स्थान हासिल करनी है, तो वो किसे प्रमोट करना होगा? एमएसएमई को, क्योंकि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज एमएसएमई सेक्टर में है। तो गवर्नमेंट एमएसएमई को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय कर रही है, लोन दे रही है, कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड कर रही है ना, स्किल प्रोवाइड कर रही है ना, ठीक है, टैक्स में रिबेट दे रही है। तो एमएसएमई को प्रमोट करने की और सामर्थ्य योजना उसी में से एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ताकि वो एमएसएमई, खासकर विमेन जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा दे सके एमएसएमई के क्षेत्र में। तो एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? एग्जीबिशन लगाती है, नेशनल और इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगाती है। एग्जीबिशन मतलब जैसे आपने कोई स्टार्टअप किया, आपकी एमएसएमई कंपनी है ना, आपने कुछ स्टार्टअप किया, तो उसका एग्जीबिशन लगेगा, तो उसका मार्केटिंग होगी, है ना। एग्जीबिशन मतलब क्या होता है? प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी लगेगा, चाहे वो डोमेस्टिक में हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट में, तो वहां अगर आपकी प्रोडक्ट का प्रदर्शनी लगाया जाएगा तो आपका प्रोडक्ट का मार्केटिंग होगा,
उसका डिमांड बढ़ेगा और इस तरह से आप उसका सेल आप बढ़ा सकते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगाती है और एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए उनके प्रोडक्ट को वहां पे प्रदर्शनी में दिखाया जाता है ना। तो उस केस में भी जो 20% जो डेलीगेशन होगा वो विमेन को डेलीगेट किया जाएगा। समझ में आया? जैसे मान लीजिए भारत इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्रदर्शनी लगी है एमएसएमई का, उसमें 100 लोग जा रहे हैं भारत की तरफ से, है ना, 100 कंपनियां, हाँ, तो उसमें 20 कंपनियां वैसे कंपनियां होगी जो विमेन के द्वारा ओन्ड होगी। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि विमेन इसमें आगे आए, स्टार्टअप्स क्रिएट करें खुद। इससे क्या होगा, क्यों ऐसा गवर्नमेंट चाह रही है कि विमेन स्टार्टअप सीख ले, है ना, स्टार्टअप्स करें। क्यों? देखिए, विमेन अगर स्टार्टअप्स करती हैं, खुद का अगर कंपनी चलाती है, तो उनका डिसीजन मेकिंग बेहतर होगा कि नहीं। डिसीजन मेकिंग, ज्यादातर डिसीजन में कौन पार्टिसिपेट करता है? अभी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारा, उसमें मेन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मेन ही इकोनॉमिक एक्टिविटी को ड्राइव कर रहे हैं, है ना। विमेन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए वो डिसीजन नहीं लेना है उनको, ऐसा बोला जाता है ना। तो जब विमेन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगी तो वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है। घर में बोला जाता है ना कि फादर है यही डिसीजन लेंगे, या बिग ब्रदर है वही डिसीजन लेगा। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि ये पैट्रियार्कल माइंडसेट बन चुका है कि जो इकोनॉमिक गेन करता है, जो हमारे लिए पैसा कमाता है, वही डिसीजन लेगा। तो अगर विमेन पैसा कमाएंगी या फिर आउट ऑफ अपनी कंपनी स्टार्ट करेगी, तो उनका डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा फैमिली में, है ना। और इस तरह से हमारा बैलेंस होगा, हमारी सोसाइटी बैलेंस होगी। तो इसलिए प्रमोट किया जाएगा। तो जो भी प्रदर्शनी लगाया जाएगा, जो भी एग्जीबिशन लगाया जाएगा, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल, उसमें 20% विमेन होती है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं एग्जामिनेशन में कि कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ा सकते हैं विमेन में, है ना। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। थर्ड क्या है, 20% डिस्काउंट ऑन एनुअल प्रोसेसिंग फी ऑन नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन कमर्शियल स्कीम। ठीक है, देखिए, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन एक संस्था है गवर्नमेंट की, एक एंटरप्राइज है गवर्नमेंट की, जिसके अंतर्गत जितने भी एमएसएमईज हैं वो रजिस्टर कराते हैं, है ना। और उसका सारा फायदा सारे एमएसएमई को मिलता है। तो उसके लिए हर एमएसएमई को प्रोसेसिंग फी देना पड़ता है, हर साल प्रोसेसिंग फी। जैसे आप किसी कॉर्पोरेशन के मेंबर हैं, तो आपको हर साल कुछ प्रोसेसिंग फी देना होगा। तो उसमें भी 20% डिस्काउंट दिया जाएगा विमेन। वैसे एमएसएमई जो विमेन के द्वारा ओन किए जा रहे हैं, उनको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा एनुअल प्रोसेसिंग फी में। मान लीजिए 1 लाख एनुअल प्रोसेसिंग फी है ना। तो विमेन जो एंटरप्रेन्योरशिप होगा, जो विमेन के द्वारा एमएसएमई चलाया जाएगा, उनको सिर्फ 80,000 लगेगा, है ना, 20% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा स्पेशल ड्राइव फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वुमेन ऑन एमएसएमईज अंडर उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है? उद्यम एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कोई भी स्टार्टअप करता है, कोई भी नया करता है, तो उसको अगर एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो क्या करता है, उद्यम प्लेटफॉर्म पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराता है। उद्यम क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे मान लीजिए आपने स्टार्टअप किया, है ना, कोई कंपनी खोली, है ना। तो उस केस में जाके आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन में जाके अपनी कंपनी को एमएसएमई के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। अब आपका जिस तरह का इन्वेस्टमेंट होगा, उस अनुसार आप या तो माइक्रो कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, या स्मॉल में, या मीडियम वाले, है ना, जिस तरह का आपका इन्वेस्टमेंट। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन मतलब उद्यम प्लेटफॉर्म है जहां पे अपनी कंपनी को आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन देंगे। इससे क्या फायदा होगा, क्यों उद्यम रजिस्ट्रेशन कराया जाता है? उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है, मतलब बिना कुछ गिरवी रखे हुए आपको लोन, बिना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन का आपको आराम से लोन मिल सकता है कम इंटरेस्ट पे। ये सबसे बड़ा फायदा है। इसके अलावा अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको आसानी से ट्रेडमार्क मिल जाएगा। ट्रेडमार्क क्या होता है? हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उसका ही एक पार्ट है। जैसे कि कॉपीराइट हुआ, है ना, आपने जो लिखा है उस पे कॉपीराइट हो जाता है, या जो अभी आपका कंटेंट है वो कॉपीराइट होता है। उसी तरह ट्रेडमार्क होता है, जो आपका ट्रेडमार्क है, जो आपका लोगो है ना, वो आपके नाम से रजिस्टर हो सकता है, उसको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है ना, या उस नाम से दूसरा कोई ट्रेड नहीं कर सकता है। अगर वो करता है तो उसे फाइन देना पड़ेगा, है ना। तो जब उद्यम रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं तो लोन मिलता है आसानी से कम इंटरेस्ट पे। दूसरा, आप
आपको ट्रेडमार्क मिल जाता है। ट्रेडमार्क का जो फीस है लगभग मान लीजिए 10,000 है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे एमएसएमई में तो आपको सिर्फ 5,000 लगेगा, है ना। तो आसानी से ट्रेडमार्क मिल जाता है। आईएसओ सर्टिफिकेट भी मिलता है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट मिलता है कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड, तो वो भी आसानी से मिल जाता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन का काफी फायदा होता है ना। तो स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा ताकि वुमेन जो भी एंटरप्रेन्योरशिप जो एमएसएमई चला रही है उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन में कराया जाए। बहुत लोगों को पता नहीं होता, गांव लेवल पे बहुत सारी महिलाएं बहुत सारा काम कर रही है, आपको बिहार में भी बहुत सारी चीजें जो आपको दिखता नहीं है। तो विलेज लेवल पे भी कई सारी महिलाओं ने कई सारे स्टार्टअप्स किए हैं, खासकर जब से स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम आया है। स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है? विमेन, एसटी और एसटी को एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, स्टैंड अप इंडिया, है ना। तो उसमें उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, स्किल प्रोवाइड किया जाता है स्टैंड अप इंडिया में। तो जब से स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम आया है तब से महिलाएं कई सारे स्टार्टअप्स में देखा गया है कि पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन उन्हें क्या होता है कि अवेयरनेस का अभाव रहता है, नॉलेज का अभाव रहता है, जिसके कारण वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते, है ना। तो ये क्या करेगा? एक ड्राइव चलाएगा, मतलब एक कैंपेन चलाएगा जिसमें उन महिलाओं का, उन एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उद्यम में, ताकि उन्हें आसानी से लोन मिल सके, है ना, उनको ट्रेडमार्क मिल सके, उनको एक रिकॉग्निशन मिल सके कि इनका इंडस्ट्री। तो ये दिस इज ऑल अबाउट सामर्थ स्कीम। तो इसे आप याद रखेंगे क्योंकि यूपीएससी में स्कीम्स बहुत ज्यादा पूछता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि सामर्थ स्कीम, द इनडायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में कि हाउ सामर्थ स्कीम विल चेंज द स्टेटस ऑफ वुमेन, है ना, इन इंडिया, ऐसे करके पूछ सकता है। या पूछ सकता है हाउ सामर्थ स्कीम विल एम्पावर वुमेन सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, ऐसे करके पूछ सकता है। नहीं, वहां पे आप पॉइंट्स तो लिखेंगे कि ये सामर्थ स्कीम के अंदर ये प्रोविजन है और इन प्रोविजन के थ्रू सामर्थ स्कीम क्या कर रहा है? वुमेन को, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहा है। और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के बाद आपको लिखना है कि ये कैसे उनके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को इंश्योर करता है। सोशल एम्पावरमेंट का मतलब हुआ सोसाइटी में उनका स्टेटस, है ना, सोशल में उनका क्या डिसीजन मेकिंग है, ये सोशल। तो वो कैसे बढ़ेगा? जो अपना स्टार्टअप क्रिएट करेंगी उनकी एक वैल्यू, उनकी एक फेस वैल्यू होगी कि ये इस कंपनी की मालकिन है। आपको पता है कि नहीं, एक बहुत मैं कंपनी का नाम भूल रहा हूँ, एक महिला है, काफी बड़ा स्टार्टअप हुआ है उनका, उनको अवार्ड भी मिला है। नहीं, वो भी है, हाँ, लेजर पावर की भी है, एक कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड शायद है, आपने सुना होगा ना, बहुत फेमस हुई है वो। हाँ, उनका टर्नओवर वो बिलियनर में, मतलब यंगेस्ट बिलियनर में आई है ना। हाँ, तो जब उनका अपना एक फेस वैल्यू होता है, उनकी आइडेंटिटी होती है, तो उनका स्टेटस बढ़ता है सोसाइटी में, है ना। तो सोशल एम्पावरमेंट होता है, सोशल इंटीग्रेशन होता है, वुमेन को वैल्यू दिया जाता है सोसाइटी में, है ना। और जो ये प्रथाएं हैं जैसे कि डॉरी सिस्टम, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब खुद ही एलिमिनेट हो सकते हैं, है ना, जो सोशल एविल्स माने जाते हैं। तो सोशल एम्पावरमेंट हुआ, सोसाइटी में जगह मिला। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे हुआ? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्योंकि वो अब अर्न करने लगे, अर्न करने लगी तो उनका डिसीजन मेकिंग बढ़ा, है ना, क्या करना है, कैसे बनाना है, क्या चीजें करनी है, अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है। उसके बाद पॉलिटिकल इंटीग्रेशन इसलिए हुआ कि कभी-कभी देखिएगा पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पॉलिटिक्स में चली जाए। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब है कि पॉलिटिकल चीजों में डिसीजन लेने का उनका क्षमता है। जैसे किसी वोट देना है ना, वोट देना है, पहले क्या होता था, एक तो पहले उन्हें वोट देने नहीं दिया जाता था, पर्दा सिस्टम एंड ऑल दैट, है ना, जो सोशल जो चीजें थी उनके कारण वो वोट देने नहीं जा पाती थी। अभी भी बहुत सारी महिलाएं नहीं जा पाती, क्यों? उनके दिमाग में बैठ चुका है कि मेरे वोट देने से क्या होगा। बट दे आर द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, है ना, अगर हाफ पॉपुलेशन वोट नहीं देगा तो क्या होगा। लेकिन अभी देखा गया है कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और उसके पीछे रीजन यही है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी भाग ले रही है, तो अपने आप को सक्षम महसूस कर रही है कि मैं भी अब पॉलिटिकल चीजों में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, गांव की महिलाएं, है ना। दूसरा होता है कि पहला तो ये रीजन था कि उन्हें जाने नहीं दिया जाता था, बाहर नहीं जाने दिया जाए तो वोट कैसे देंगे वो, है ना। पहले क्या होता था, घर पे ही वोट आ जाता था कि आप इस पे मार दीजिए। दूसरा, अगर वो बाहर जा भी रही है तो वो उनका जो पॉलिटिकल डिसीजन होता था कि किसे वोट करना है वो भी इन्फ्लुएंस होता। तो हाउ सामर्थ स्कीम विल गोइंग टू प्रूव एज अ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अब यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट है
इस साल का जो वुमेन्स डे है, ऐसे तो थीम पूछता नहीं है लेकिन पूछ सकता है आपसे, या फिर अपने आंसर में लिखते समय आप उस थीम का जिक्र कर सकती हैं कि जो इस साल का वुमेन डे का थीम क्या है, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। इसका मीनिंग क्या होगा? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर द सस्टेनेबल टुमारो। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था आपको एक दिन सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है कि प्रेजेंट में हम उसका इस्तेमाल करें और फ्यूचर जनरेशन भी उसका इस्तेमाल कर सके, ये होता है सस्टेनेबल, है ना। सस्टेनेबल टुमारो मतलब जो हमारी सोसाइटी है वो इक्वल, देखिए हमारी सोसाइटी का जो कंसेप्ट था कि मेल और फीमेल इक्वल स्टेटस पे होना चाहिए, है ना। तो अगर हम उस सोसाइटी के कंसेप्ट को अगर हम तो मतलब क्या कहते हैं उसको कमजोर बनाते हैं तो हमारी सोसाइटी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी, होगी कि नहीं होगी, है ना, फ्यूचर में। कैसे? नहीं, ज्यादा पावरफुल की बात ही नहीं हो रही है अभी हो रही है कि इक्वल स्टेटस देना है ना। हाँ, थोड़ा कुछ हुआ है बट अभी भी बहुत जरूरत है। जो डेटा बताता है, डेटा के अनुसार हम लोग बात करेंगे कि अभी भी बहुत जरूरत है। नहीं बोल रहा है जेंडर इक्वालिटी आ गया। हाँ, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम वुमेन एम्पावरमेंट, है ना। तो देखिए जेंडर इक्वालिटी लार्जली इंक्लाइन टुवर्ड्स क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन अब क्या बात आ रही है जेंडर इक्वालिटी की, चाहे मेल हो या फीमेल हो, हम ब्रॉड सेंस में देख रहे हैं। अगर मेल के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो दैट इज आल्सो नॉट प्रोडक्टिव फॉर आवर सोसाइटी, है ना। तो हमें जेंडर इक्वालिटी की बात करें, लेकिन अभी भी जो मेजर जो इंक्लिनेशन है जेंडर इक्वालिटी का वो किसकी तरफ है, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ। क्योंकि हिस्टोरिकली क्या हुआ है, हिस्टोरिकली विमेन ही सफर की है ना, विमेन ही लोअर पोजीशन पे रही है, हुआ है कि नहीं, है ना। ये फैक्ट है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे कुछ डेटा है, ये वर्ल्ड लेवल की डेटा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही जेंडर इक्वालिटी या वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसकी बात होती है। और इनफैक्ट जो वुमेन्स डे मनाया जा रहा है वो इंडिया में नहीं डेवलप हुआ है, वो अमेरिका में आया था, है ना। वहां की जो विमेन लेबर थी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था 1910 में, और 1911 से वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन लीगल रेस्ट्रिक्शन हैव केप्ट 2.7 बिलियन वुमेन from accessing the same choice of job as men। अब ये क्या है, लीगल रेस्ट्रिक्शन मतलब have kept 2.7 billion women from accessing the same choice of job as men, है ना। 2.7 बिलियन महिलाएं वो सेम तरह का जॉब नहीं कर पा रही है जो मेन कर रहे हैं, है ना। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा है, और ये लीगल रेस्ट्रिक्शन है। लीगल रेस्ट्रिक्शन कैसे? जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या मतलब इंडियन मिलिट्री में बहुत जगह है यहाँ पे कि वुमेन्स का एग्जाम ही नहीं होता। हाँ, एंट्री नहीं था, लेकिन अभी इसको अलाउ किया गया है। लेकिन कुछ हद तक कई सारे जगह में वो लॉ के द्वारा ही डिफाइन किया गया है कि वीमेन उसमें इंटर नहीं कर सकती है, कई सारे जगहों पे, है ना। और इसके कारण 2.7 बिलियन वुमेन सफर कर रही है ना। उसके बाद है एज ऑफ 2019 लेस देन 25% ऑफ द पार्लियामेंट्रियंस वेयर विमेन। अब देखिए ये पॉलिटिकल, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया का नहीं है। 2019 के डेटा के अनुसार अगर देखा जाए तो 25% से भी कम जो पार्लियामेंट्री है वुमेन है, और सबसे कम एम्पावरमेंट मुझे उसी क्षेत्र में दिखता है ना। सबसे कम एम्पावरमेंट वुमेन का इसी क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में दिखता है, क्योंकि वो बहुत कम पार्टिसिपेशन है, खास इंडिया में भी बहुत कम है ना पार्लियामेंट्री का। वर्ल्ड लेवल पे तो है ही। कहीं कहीं आप सुनते होंगे कि पहली राष्ट्रपति बनी इस देश की, पहली प्रधानमंत्री बनी, पहली जज बनी। जज के जुडिशरी के केस में भी महिलाओं को ज्यादा एम्पावरमेंट नहीं है। उसके अलावा 1 in 3 women experience gender based violence। ठीक है, 3 में से 1 महिला, पूरे वर्ल्ड लेवल के लिए घटना है, ये जो डेटा है, 3 में से 1 महिला को जेंडर बायस्ड वायलेंस को झेलना पड़ रहा है। जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होता है? ये कि तुम लड़की हो या नहीं जाओ। हाँ, वायलेंस किसी भी तरह से होता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है ना। तो जेंडर बेस्ड मतलब जेंडर के आधार पे उन्हें ये वायलेंस करना पड़ रहा है, ठीक है। उसमें सारी चीजें हैं, चाहे सेक्सुअल वायलेंस हो, चाहे इमोशनल वायलेंस हो, है ना, साइकोलॉजिकल वायलेंस हो, हर तरह का वायलेंस है, ठीक है।
चाहे बहुत सारी चीजें, जैसे कि या फिर यहाँ पे जैसे मैरिज से रिलेटेड भी है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, या फिर जो लड़कियों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर, उनके अपने ही घर में। एक तो वर्ड मतलब शादी के बाद, है ना, एक शादी से पहले उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, न्यूट्रिशन लेवल पे भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ वायलेंस का मतलब हुआ कि सिर्फ मार पीट रहे हैं, ठीक है, अगर सेम न्यूट्रिशन भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर न्यूट्रिशन के आधार पे भी है तो वो भी एक तरह का वायलेंस है। तो बोला जाता है कि 3 में से 1 महिलाओं के साथ जेंडर बायस्ड वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है। अब आते हैं इंडिया की बात। तो इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपने सुना होगा, क्या है? एक संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो जेनेवा में बेस्ड है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। उसके द्वारा जेंडर गैप इंडेक्स निकाला जाता है। जेंडर गैप इंडेक्स मतलब किसी भी कंट्री में जेंडर के बीच में कितना गैप है ना, इकोनॉमिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे। तो उसमें इंडिया का रैंक 140 है। 158 कंट्री है टोटल, उसमें इंडिया का रैंक 140, यानी बहुत ही बुरी स्थिति है इंडिया की, है ना। इवन की जो नेबर कंट्री है इंडिया के, वो भी इससे बेहतर है ना। तो 140 रैंक है इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप मतलब हर क्षेत्र में, चाहे इकोनॉमिक क्षेत्र हो, पॉलिटिकल क्षेत्र हो, चाहे सोशल क्षेत्र हो, उसमें जेंडर का गैप क्या है। जेंडर गैप मतलब कि मेल और फीमेल के बीच में क्या गैप है, उसके आधार पर इंडिया का रैंक है 140। उसके बाद जो नेक्स्ट डेटा है वो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ये देखिए 5वां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है, ठीक है। लेटेस्ट जो है वो 5वां नेशनल, मतलब कुछ साल पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया जाता है, फैमिली के हेल्थ का सर्वे किया जाता है ना। उसके आधार पे बहुत सारे डेटा निकल के आता है कि महिला मैटरनिटी रेट कितना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितना है ना, ये सब डेटा उसमें आता है। तो उस डेटा के आधार पे, उस सर्वे के आधार पे ये पाया गया कि 57% वुमेन एनीमिक है। एनीमिक मतलब आयरन की कमी है ना। तो ये डेटा खुद बताता है कि यहाँ पे जेंडर बायस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ना। और एनीमिक क्यों होता है? जनरली न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलने के कारण, है ना। और यही एनीमिक का कारण है कि जो महिलाओं का मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। मोर्टेलिटी रेट मतलब मरने, हाँ, खासकर प्रेगनेंसी के टाइम में, एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड, है ना, उस केस में ज्यादा है क्योंकि एनीमिक होती है पहले से ही। और अगर नहीं भी मतलब मोर्टेलिटी रेट के अलावा अगर देखा जाए तो इसका इफेक्ट माल न्यूट्रिशन पे भी पड़ता है। जो बच्चे पैदा होते हैं वो माल न्यूट्रिशन पैदा होते हैं इसी एनीमिक होने के कारण, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा ही।